सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं विमी विश्लेषण के बारे में, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्लास 12th में तो इससे 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन भी बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के कि इसकी विमा बताइए। ठीक, तो हमें क्या करना है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जानना है कि बीमा क्या चीज़ होती है और बीमी सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक, तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, वीडियो को समझना होगा और हाँ, पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझते हुए देखना होगा। ठीक, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने चैनल को बहुत सपोर्ट किया है और इसके लिए आपका चैनल, आपके सर, आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। ठीक, तो इसी तरह से आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, सबको इनवाइट करिए ताकि सबको ये लाभ मिल सके। तो आइए अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि बीमा क्या चीज़ होती है। देखिए, बीमा मीन्स डायमेंशन। देखिए, बीमा जो होती है वो किसी भौतिक राशि की बीमा होती है। भौतिक राशि का मतलब क्या है कि ऐसी राशि जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप कर सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम बीमा के पास आए तो हम ये जानते हैं कि किसी भौतिक राशि की बीमा वे खाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, बीमा क्या होती है कि किसी भौतिक राशि की बीमा किसी भौतिक राशि की बीमा मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घाते हैं। ठीक, देखिए, अब हम ये समझ रहे हैं कि ये मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घाते हैं, तो होगा क्या बेटा कि इन घातों को चढ़ाने के लिए कुछ संकेत की हमें आवश्यकता पड़ती है। उस संकेत का हम उपयोग करेंगे तब तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, वो संकेत क्या है, वो संकेत हम जानेंगे बीमी सूत्र से। अब बीमी सूत्र क्या होता है? देखिए, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, चाहे वो द्रव्यमान हो, लंबाई हो, समय हो, ताप हो, ज्योति तीव्रता हो, पदार्थ की मात्रा हो, ठीक, और चाहे वो विद्युत धारा हो, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए बीमी विश्लेषण में जानने के लिए एक बीमी सूत्र बनाया गया है और उस बीमी सूत्र के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक, और उसी बीमा से हम इसको समझते हैं कि कैसे इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें बीमी सूत्र की, तो बीमी सूत्र का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी आपकी जो भौतिक राशि दी गई है उसको एम, एल, टी, थीटा, ए आदि संकेतों के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, बीमी सूत्र कहलाता है। इन सभी को संकेतों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीमी सूत्र कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीमी सूत्र में किसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर उसके आधार पे हम जितनी भी हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं उन राशियों की बीमाओं को हम निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा सा टेबल बनाते हैं और इस टेबल में हम सारी राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्रम संख्या मान लीजिए, यहाँ पे भौतिक राशि ले लीजिए, ये और ये क्या ले लीजिए, इसका मात्रक ले लीजिए, ये इसकी बीमा ले लीजिए। ठीक, अब देखिए, क्रम संख्या में हम जानते हैं कुल हमारे पास 7 भौतिक राशियां हैं, मतलब कि 7 हमारे पास मूल राशियां हैं, है ना। अब देखिए, अब इन मूल मात्रकों को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए लंबाई हो गया, तो जो लंबाई है बेटा,
इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, और इसकी जो विमा होती है बेटा वो होती है एल। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, मात्रक इसका किग्रा, और इसकी जो विमा होती है वो कैपिटल एम होती है। अभी हम देखिए सब चीज़ों को बड़े कोष्टक में लिख रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है, बताता हूँ अभी। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसकी विमा क्या होती है बेटा, टी होती है। विद्युत धारा, अब इसका मात्रक होता है एम्पियर, और इसकी जो विमा होती है बेटा वो ए होती है। जनरली इन्हीं चारों विमाओं में सब लोग मिल जाते हैं, हमें से ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब हम टेबल बनाए तो सबको लिख दे रहे हैं। ताप को आप लोग जानते होंगे किस, इसका मात्रक होता है केल्विन। इसको हम लोग चाहे तो थीटा से लिखते हैं, और चाहे कभी कभी कुछ जगह पे इसको के से भी दिया गया है, ठीक ना। तो इसके दो संकेत हैं, आप इसको समझते रहिएगा। इसके बाद बात आती है बेटा ज्योति तीव्रता की। ज्योति तीव्रता की, तो इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है कैंडिला, और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं सी डी से। फिर बात आती है पदार्थ की मात्रा की, और इसको हम लोग किस में लेते हैं बेटा, मोल में लेते हैं, और इसकी जो विमा होती है जनरली इसको हम लोग MOL से लिखते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक टेबल है, इसी टेबल की सहायता से हम क्या करते हैं, विमाओं को लिखते हैं, ठीक। अब देखिए जो बीमा की बात है, जो हमने कहा था बड़े ब्रैकेट में, तो ये एक बीमा की बात होती है कि इसको आप सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। और एक चीज़ जानिएगा कि बीमा को कभी भी अंश और हर के रूप में रिप्रेजेंट करके मत छोड़िएगा। जैसे मान लीजिए किसी की बीमा आ गई L/T, है ना, चाल की बीमा आ गई L/T, तो आप करेंगे क्या, इसको ऐसे लिखेंगे L, ये T ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या करेंगे, -1 कर देंगे। दैट मीन क्या करेंगे, इसको हम एक बेहतर पावर के रूप में व्यक्त करते हैं। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से बीमा को लिखा जाता है। बीमा सदैव बड़े कोष्टक में लिखी जाती है, और इसमें जो ये हमारे मूल मात्रक दिए गए हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बीमाओं का हम उपयोग करते हैं, ये प्रतीक चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, ठीक। तो हमने क्या भी जाना, हमने ये जाना कि बीमा क्या होती है, किसी भौतिक राशि की बीमा मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घातें होती हैं, ठीक। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा, विमीय सूत्र को, कि किसी भौतिक राशि को ML/T θ a आदि संकेतों के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक। और फिर हमने एक पढ़ा टेबल, और उस टेबल में हमने जाना कि इन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कुछ ये होते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास राशियाँ दी जाती हैं, उन राशियों की बीमा कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक। और उनको हम बीमाओं को निकाल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं बीमा। देखिए, तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। तो निकालते हैं बेटा, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, ठीक ना। अब वे राशियां क्या क्या है, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्षेत्रफल से। तो हमने पढ़ा है, बहुत पहले ही पढ़ रखा है कि क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब अभी हमने जो टेबल देखा था, यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया हुआ था, उस टेबल के अकॉर्डिंग लंबाई की जो बीमा थी वो क्या थी बेटा, यल थी, और जो चौड़ाई है वो भी तो एक तरह की डिस्टेंस ही है, लंबाई ही है, तो इसकी बीमा क्या होगी, यल ही होगी। तो यल और यल मिलके क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर। यानी कि जो क्षेत्रफल की बीमा होती है बेटा वो एल का क्या होती है, स्क्वायर होती है,
ठीक, अब हम दूसरी बीमा निकालते हैं आयतन की। तो आयतन बराबर हमने पढ़ा है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या बेटा ऊंचाई। लंबाई की बीमा हमने क्या पढ़ी, एल पढ़ी। चौड़ाई की बीमा भी हमने क्या पढ़ी, एल पढ़ी। और ऊंचाई की बीमा भी हमने एल पढ़ी। तो एल 3 बार है तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे भाई, मल्टीप्लिकेशन में है ना। अब इसके बाद बात हम करते हैं थर्ड नंबर, देखिए हमने निकाला क्षेत्रफल की बीमा और किसकी निकाले, आयतन की बीमा। अब हम निकालते हैं चाल की बीमा या वेग की बीमा। मान लो वेग की ही निकाल लेते हैं। तो वेग बराबर हमने पढ़ा है बेटा विस्थापन बटे में क्या, समय, है ना। एकांक समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। कक्षा 9 में हमने पढ़ रखा है, ठीक। और 11th में भी इसको इसी चैप्टर के बाद हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो विस्थापन क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि न्यूनतम लंबाई होती है। अब लंबाई है तो इसकी बीमा जाहिर सी बात है क्या होगी, एल होगी। समय है इसकी बीमा क्या होगी, टी होगी। सही से लिख दीजिए। तो एल टी पावर माइनस 1 आ गई इसकी बीमा। कितनी आ गई, एल टी पावर माइनस 1। इसके बाद अगला हम निकाल लेते हैं, देखिए त्वरण की। जितना बताते चल रहे हैं इतना आप लोग कंठस्थ अगर करते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, तो आपको बीमा के अकॉर्डिंग किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना आप लोग पढ़ेंगे इससे ज़्यादा आपको बीमा में नहीं समझना है। जितना है इतना ही जानना है और इतने को ही समझना है। अगर इतना आप समझ गए तो 11th 12th के लिए आपका बहुत एकदम परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। अब त्वरण बराबर हमने पढ़ा है बेटा वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब देखिए वेग परिवर्तन, दैट मीन बात तो वेग की ही हो रही है। और वेग की बीमा हमने पढ़ा कितना है बेटा, एल टी पावर माइनस 1, जो कि अभी अभी हमने यहाँ निकाला है, बटे समय अंतराल। तो समय की बीमा क्या है बेटा, टी है। अब क्या करते हैं, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा एल टी पावर माइनस कितना बेटा 2। यानी कि जो त्वरण की बीमा होती है वो होती है एल टी का पावर माइनस 2, ठीक। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं बल की बीमा। तो बल बराबर हमने पढ़ा है बेटा द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान एक नया शब्द जुड़ा, बीमा क्या होती है बेटा m, हमने बताया था टेबल में आपको। उसके बाद त्वरण, बीमा हो गई एल टी पावर माइनस 2, कॉम्बिनेशन कर दीजिए तो एम एल टी पावर माइनस कितना आ जाएगी 2, ठीक। तो अर्थात जो बल की बीमा होती है बेटा वो एम एल टी पावर माइनस कितना होती है 2 होती है। इसके बाद हम एक बीमा और निकाल लेते हैं कार्य की। कार्य बराबर होता है बेटा बल गुणे विस्थापन। तो बल की बीमा जो होती है वो होती है एम एल टी पावर माइनस 2 और विस्थापन की बीमा जो होती है वो होती है एल। तो एम एल और एल मिलके एल का स्क्वायर टी पावर माइनस 2। तो ये हो गई हमारी कार्य की बीमा। और ये भी आपको बता दूं कि अगर आप इतनी बीमाओं को 6 बीमाओं को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जान लीजिएगा कि 70% बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। केवल आपको संकेत सही तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको संकेत सही तरीके से पता है और ये 6 बीमाएँ याद हैं तो बताया मैंने ना कि 70% बीमा आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो फिर हम चलते हैं कुछ और बीमाओं को देखते हैं। तो थोड़ा सा पहले इसको इरेज करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे कि जो कुछ और बीमाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। बस आप लोग को एक रफ पेपर लेकर बैठ जाना है, बढ़िया से इसको समझना है, नोट्स बनाना है, ताकि आपका बढ़िया से सब कुछ तैयार हो जाए, ताकि बीमा में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे, ठीक। तो हम लोगों ने कार्य तक निकाला था, अब हम निकाल लेते हैं शक्ति की बीमा। तो शक्ति बराबर हमने पढ़ा है कार्य बटा समय। भाई P बराबर W/T आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक। तो जो कार्य है बेटा इसकी जो बीमा अभी अभी हमने निकाली थी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस कितना बेटा 2,
और समय की बीमा क्या थी, t। तो कॉम्बिनेशन कर दीजिए तो ml² t पावर माइनस कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जो शक्ति की बीमा होती है बेटा वो ml² t पावर माइनस 3 होती है। ठीक, अगली बीमा हम निकालते हैं। देखिए मान लीजिए हमें निकालनी है स्थितिज ऊर्जा की बीमा। तो सबने पढ़ा होगा इसको, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है बेटा, m होती है। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है, LT पावर माइनस 2। और ऊंचाई की बीमा क्या होती है, L। ऊंचाई मतलब हाइट, लंबाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, मिलाएंगे तो m, L और L मिलके L का स्क्वायर T पावर माइनस 2। ठीक, तो ये हो गई हमारी ऊर्जा की बीमा। ध्यान दीजिएगा कि कार्य एवं ऊर्जा दोनों की बीमा एक ही समान होती है, चाहे वो स्थिर ऊर्जा आप लीजिएगा चाहे वो गतिज ऊर्जा लीजिएगा। ठीक, तो दोनों की बीमा हमें एक जैसी ही प्राप्त होती है। अगला देख लेते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव। देखो इसको हम लोग लिखते हैं T से और यह होता है F/L होता है। ठीक, तो F का मतलब होता है बल, L का मतलब लंबाई। बल की बीमा हमने पढ़ा mlt पावर माइनस 2। लंबाई की बीमा हमने पढ़ा क्या बेटा, L। तो अब क्या होगा, L से L हट जाएगा तो m, तो L की पावर कितना हुई, 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो L की पावर कितना मेजर कर सकते हैं, 0। और ये हमें पता होना चाहिए कि हम किसी की भी पावर 0 करें उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो T पावर माइनस कितना, 2। तो ये हो गई इसकी क्या बीमा, ml पावर 0 T पावर माइनस 2। एक और देख लेते हैं बेटा हम लोग, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है बेटा, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल की बीमा हमने पढ़ा है बेटा mlt पावर माइनस 2, लंबवत दूरी की बीमा L। तो m, L और L मिलके L का स्क्वायर T पावर माइनस 2। तो ये हमारी बीमा हो गई किसकी, बल आघूर्ण की। तो हमने देखा कि कार्य, स्थिर ऊर्जा और बल आघूर्ण तीनों की बीमाएं अब तक सेम आ चुकी हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से जितनी भी बीमाएं हैं आप उन सभी बीमाओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम क्या करते हैं कि इनका देखते हैं कि उपयोग कहाँ कहाँ है, क्योंकि बीमा तो हमने पढ़ लिया, संकेत के रूप में समझ भी लिया, लेकिन अब हमें ये जानना होगा कि बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जनरली बता दूं कि आपको बीमा का उपयोग 3 जगह किया जाता है। एक तो किसी समीकरण की सत्यता की जांच करने में, दूसरा एक मात्रक प्रणाली से दूसरी मात्रक प्रणाली में बदलने में, और तीसरा नए सूत्र की स्थापना करने में। याद रखिएगा, नए सूत्र की स्थापना करने में बीमा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है कि बीमी आधार पर हम क्या करते हैं, सूत्र की स्थापना कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा टॉपिक, कैसे हमको समझना है। आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया ना कि आपको केवल अंत तक देखना है और एक वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको फिर उसके लिए बीमा के लिए ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, बीमा आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको पढ़ना है बेटा तो मेहनत करनी होगी, और मेहनत करनी होगी तो समझ ही रहे हैं कि आपको लगातार जुड़े रहना होगा हमसे। तो चलिए हम देखते हैं इसका उपयोग। तो पहला उपयोग ये है कि किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक ना। अब ये क्या चीज़ है, देखिए समझते चलते हैं इसी टाइम में, है ना। तो ये क्या चीज़ें हैं, देखिए कि किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो बेटा बीमी विधि से किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए सर्वप्रथम हम उसकी दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखते हैं, और अगर दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में बराबर आ जाती हैं तो वो समीकरण
विमी रूप से सत्य मान लिया जाता है, अन्यथा हम विमी रूप से उसे क्या मान लेते हैं, असत्य मान लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ मैंने एक सेंटेंस कहा है कि उस समीकरण को केवल हम विमी रूप से सत्य मानते हैं, जबकि वास्तव में वह समीकरण कैसा है, सत्य है। वास्तव में वो समीकरण क्या है, सत्य होता है, ठीक ना। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गति का पहला समीकरण गिवन है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक। तो स्टार्टिंग करते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं v की विमा। तो जो बेटा हमारी v की विमा है, चूंकि v वेग है तो इसकी विमा क्या होगी, LT पावर -1। u क्या है बेटा, u भी तो वेग है, तो इसकी विमा भी क्या हुई, LT पावर -1। अब AT की विमा निकालेंगे बेटा। देखिए AT ए त्वरण है, तो LT पावर -2, और समय की विमा हो जाएगी बेटा कितना, T। दो में से एक घट जाएगा तो बचा कितना, LT पावर -1। अब देखिए इसमें क्या हो रही है कि जो तीन पद हमारे पास दिए गए, ये बात भी हम आपको बता दें कि अगर समीकरण के किसी पक्ष में एक से अधिक पद हैं तो नियमानुसार इन सभी पदों की बीमाएं आपस में बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आई, देखिए v की बीमा भी बराबर आई, u की बीमा बराबर आई और AT की बीमा बराबर आई। तो इसका मतलब समीकरण विमीय रूप से क्या होगा, सत्य होगा। समीकरण विमीय रूप से क्या होगा, सत्य होगा, है ना। देखिए सबकी बीमा निकल गई, आसानी से हमें क्या हुआ, समझ में आ गया, ठीक। तो ये हमारा इसका बीमा का पहला उपयोग है कि किसी समीकरण की सत्ता की जांच करना। इसी प्रकार से हम बहुत सारी बीमाओं की सत्ता की जांच कर सकते हैं, कुछ एक्सपेंशन भी है। तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्योंकि वीडियो अब लंबी हो चुकी है तो क्लास तो लंबी चलेगी ही, जाहिर सी बात है हमको पढ़ना है, ठीक। दूसरी क्या है भैया उपयोग इसका, देखिए दूसरा उपयोग ये है कि एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदलना, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि 4 प्रकार की मात्रक प्रणालियाँ होती हैं, MKS, CGS, FPS और SI। तो इसमें क्या होता है कि विमीय विधि से हम किसी एक दी गई भौतिक राशियों को, जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि MKS में है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके उपयोग से, इसी विमीय विश्लेषण के उपयोग से, इसी बीमा के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं कि MKS से इसको हम CGS में बदल सकते हैं, CGS से MKS में बदल सकते हैं, और भी अन्य भौतिक राशियों को हम एक दूसरे मात्रक में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एक फेमस क्वेश्चन है और इसके लिए एक मात्रक बना हुआ है। देखिए अब वो मात्रक का जो मान होता है बेटा, जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि N2 = N1 M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 पावर B, T1 अपान T2 पावर C, और भी कुछ जुड़ा होगा तो आगे लग सकता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी जानिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड का, है ना, हमारे पास एक वेग गिवन है। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया और लिख दिया 500 सेमी पर सेकंड। अब बताइए इन दोनों में कोई डिफरेंस है? देखिए दोनों चीज़ें किसको बता रही हैं, वेग को बता रही हैं। चाहे आप उसको 5 मीटर पर सेकंड में लिखिए, चाहे 500 सेमी पर सेकंड में लिखिए, दोनों का मतलब वही है। क्यों? क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया भाई, 100 से मल्टीप्लिकेशन करा के, ठीक। वही काम होता है इस बीमा का। क्या कि देखिए अगर आप कोई भी भौतिक राशि और उसके मान का गुणा करा दें, यानी कि मात्रक और मान का गुणा करा दें, तो वो जिसमें आप परिवर्तित करेंगे उसके मान और मात्रक के गुणनफल के वो बराबर होगा,
ठीक, यानी कि मान गुणे मात्रक ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसीलिए हमने क्या किया, मान लिया है कि मान लो कि ये एक भौतिक राशि है n1, मान लो ये कोई अंक है n1, और ये जो हमारे पास इसका जो मात्रक गिवन है, मान लेते हैं हम ये m1 के पावर a है, l1 के पावर b है और t1 के पावर क्या है बेटा, c है। अब हमें इसे जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या है बेटा, देखिए n2 m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c। याद रखिएगा केवल क्या बदलेगा, इसका मात्रक बदलेगा, घातें बदलने वाली नहीं है, घात वही की वही रहेगी। देखिए मीटर पर सेकंड है ना, तो सेमी पर सेकंड हो जाएगा, तो पावर वही रहनी है, नहीं कि यहाँ पर आने के बाद ये स्क्वायर हो गया, सेम टू सेम पावर ही रहनी है। तो अगर अब हम n2 की वैल्यू निकाले बेटा, तो यहाँ से वही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि n1 m1 और m2 दोनों है ना, पावर a l1 और l2 पावर b t1 और t2 पावर क्या बेटा c। यही मात्रक जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, और वो एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है बेटा कि 1 न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए। डाइन जो होता है वो बल का सीजीएस में मात्रक है। ठीक, तो 1 न्यूटन बल हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको डाइन में, कि ये कितने डाइन के बराबर होगा ना, यानी कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के। तो इसके स्थान पे क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, न्यूटन जो है वो बल का एमकेएस में मात्रक है ना, और हमें डाइन में परिवर्तित करना मतलब सीजीएस में जाना है। तो ये हो गई पहली भौतिक राशि जिसमें है ये, और ये हो गई ये कि जिसमें हमें इसे क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालें तो n1 बराबर हमारे पास कितना दिया बेटा, 1, और n2 हमें नहीं मिला है, और बल की बीमा हमने पढ़ा है बेटा mLT पावर -2। अभी हम बताते हैं कि इसका हम यहाँ पर क्या उपयोग करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि सूत्र n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान m2 पावर a, l1 अपान l2 पावर b, t1 अपान t2 पावर c का ना। तो n1 का मान 1 है, m1 देखिए हमारा जो न्यूटन है ये मैंने बताया ना कि किस में मात्रक है, mks में, बदलना किस में है, cgs में। तो यानी कि हमारा जो पहला द्रव्यमान है वो केजी में है, इसको बदलना हमें किस में है, ग्राम में, और अब यहाँ से पावर मिल जाएगी। तो इसकी घात की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 1। पहली लंबाई किस में है, मीटर में, हमको बदलना किस में, इसको सेंटीमीटर में, इसकी भी पावर कितनी बेटा, 1 है। t1 पहला भी सेकंड में ही है और दूसरा भी सेकंड में ही है, और इसकी पावर यहाँ से मिली -2। तो हम ये जानते हैं बेटा कि 1000 ग्राम और ग्राम है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपान सेमी, और सेकंड से सेकंड तो हट जाएगा है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए ग्राम से ग्राम हटेगा, सेमी से सेमी की कंपैरिजन हो जाएगी। तो यहाँ पर 1000 हुआ गुणे 100 हुआ। अब 1 2 3 4 5 यानी कि कितने डाइन आ गए, 10 घाते 5। तो हम ये जान गए बेटा कि जो हमारा 1 न्यूटन बल होता है, 1 न्यूटन बल में 10 घाते 5 डाइन होते हैं, 10 घाते 5 डाइन आती है। ठीक, इसी प्रकार से आप 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं निकाल सकते हैं, और भी सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक ना, एक में दिया है दूसरे में कन्वर्ट करना है, सेम फार्मूला यूज करिए, ऊपर वाला जिसमें है वो लिखा जाएगा, नीचे वाला वो है जिसमें इसको बदलना है। ठीक, अब हम आते हैं इसके तीसरे यूज की तरफ। तो तीसरा यूज इसका क्या है बेटा, नए सूत्र की स्थापना करना। देखिए तीसरा, नए सूत्र की स्थापना करना। अब देखिए विमीय विधि से हम नए सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं, देखिएगा
यदि मान लीजिए कोई भौतिक राशि है ना, वो दो अलग अलग मतलब कि बहुत सारी राशियों पर निर्भर कर रही है, तो उन्हीं की निर्भरता के आधार पर हम उनमें संबंध बनाते हैं और उस संबंध के आधार पर हम सूत्र की स्थापना कर लेते हैं। ठीक, लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक राशियों के योगफल पर निर्भर कर रही है तो विमीय विधि से इसके लिए सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पिंड पर कार्य करने वाला जो बल है वो उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण पर निर्भर कर रहा है, और हमसे कह दिया कि आप विमीय विधि से इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल सी बात है कि जो द्रव्यमान है इसकी पावर को हमने a मान लिया और इसकी पावर को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। अब देखिए प्रोपोर्शनल्स हैं तो एक साथ लिख सकते हैं, तो f प्रोपोर्शनल m टू द पावर a और a टू द पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब हम ही जानते हैं, हमेशा हमने पढ़ रखा है कि प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, ये बात मैं पहले से स्पष्ट कर दूँ। तो m के पावर a और a के पावर क्या आ जाएगा, b। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, तो देखिए अब हम दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे तो क्या होगा, बल की विमा अभी अभी हमने पढ़ रखा mlt पावर -2 के नियतांक की कोई विमा नहीं होती, m द्रव्यमान है इसकी पावर a हो गए। यहाँ पर नियतांक की कोई विमा नहीं होने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर नियतांकों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, और a जो है त्वरण, इसकी विमा हो गई lt पावर -2 और इसकी पावर कितना आ गई, b। कॉम्बिनेशन करिए तो m के पावर a, ये b जो होगा वो l का भी होगा और t का भी होगा, तो l के पावर b t के पावर -2b, तो m l t पावर -2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, घातों की तुलना करेंगे, क्योंकि देखिए m l t दोनों बराबर आ गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। तो घातों की जब हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, a है यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो a बराबर 1 आ जाएगा और b बराबर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और जब a और b दोनों 1 आ गए, अब यही मान उठा के हम रख देंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ रखेंगे कि यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, f के m के पावर 1 a के पावर 1, तो f इज इक्वल टू के m इंटू ए। यहाँ पर क्या होता है, प्रयोगों द्वारा जब मान निकाला जाए तो k बराबर 1 हो जाता है, तो यह बराबर जो हमें बचता है बेटा वो कितना बचता है, यम ए। तो ये थी हमने आज पढ़ी विमा और बीमा के उपयोग में। अब बीमा में कुछ कमियां भी हैं, अब वो कमियां क्या क्या हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारी भौतिक राशियों की बीमा एक प्रकार की होती हैं ना, तो वो क्या होती है कि वो सही बात नहीं है, ठीक ना। तो ये बहुत सारी उसमें कमियां हैं, उसको आपको भी हम बता देते हैं। तो ये देखिए नॉर्मल सा हमारा एक फॉर्मूला था जिसको हमने पढ़ा और अच्छे से क्या किया, समझ लिया। ठीक, अब हम ही जानते हैं कि बीमा में क्या क्या कमियां हैं। देखिए सबसे पहली जो कमी है बीमा की, वो बहुत सारी भौतिक राशियों की समान बीमाएं आ जाती हैं ना। बहुत सारी भौतिक राशियों की कैसी बीमाएं आ जाती हैं बेटा, समान बीमाएं आ जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि उनको हम आसानी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना कि इसको भी हम लोग एक अंडरलाइन में बढ़िया से समझ सकते हैं ना कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो उसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा, चूँकि ये पूरा का पूरा टॉपिक अब कवर ही हो चुका है तो एक हेडिंग छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। देखिए अब चाहे इसकी सीमाएं कह लीजिए चाहे जो कहिएगा। अब सीमाएं क्या क्या है इसकी, पहली चीज़ या कमी भी आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी भौतिक राशियों की बीमा एक समान होती हैं। तो इनमें क्या होता है ना कि डिफरेंस करने में
दिक्कतें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके वेग और चाल दोनों की बीमा एक ही होती है, लेकिन एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, तो उनमें क्या होता है ना कि बीमा के आधार पर डिफरेंस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात हम कहें कि इसमें क्या होता है ना कि नियतांक जो अभी हमने निकाला था फॉर्मूला, इसमें नियतांकों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि नियतांक क्या क्या है, क्या रिलेशन है, क्या कह रहे हैं, इनके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, अगर हम आ जाए तीसरे पॉइंट पर, देखिए तो होता क्या है कि बीमा जो है, इनको मान लीजिए कि बहुत सारी अथाह बीमाएँ हैं अलग अलग राशियों की, तो अलग अलग अथाह राशियों की बीमाओं को एक साथ याद करने में थोड़ी सी क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक, तो थोड़ा सा ये कठिनाई वाला पॉइंट है। अगला क्या है बेटा, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि अलग अलग राशियों के योगफल पर निर्भर कर रही है, तो बीमी विधि से इसके लिए हम सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं। बीमी विधि से इसकी सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। ठीक, यानी कि अगर योगफल पर निर्भर कर रही है राशि, योगफल पर निर्भर, तो सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। ये कठिनाई वाला फैक्टर इसलिए है बेटा कि ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियाँ जिनको समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये सबके लिए नहीं अप्लाई है। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं है, वो मेहनत करके इसको आसान बना सकते हैं, ये टॉपिक अपने मन से हटा भी सकते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमने आपको बताया, आपको समझाया, और बीमा के बारे में हमने इसी एक वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लिया। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यहाँ तक बने के रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।